हाँ स्टार्ट कीजिए। और हाँ, उधर का लाइट भी जला दीजिए। चलिए बुआ, आज मैथ्स का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कॉमन पेपर का। ठीक है, एक बार आवाज चेक कर लीजिए, जा रहा है? बोला गया है पहला क्वेश्चन में 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी, तीनों का तीनों अभाज्य दिया गया है। अब करना क्या है? तो सबसे बड़ी या छोटी, सबसे बड़ी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सबसे बड़ी ढूंढना है। तो सबसे बड़ी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन में बोला गया है, अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि संख्या 12,401 को किस संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 और शेषफल के रूप में 13 प्राप्त होता है। भाजक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बुआ? भाजक ज्ञात करना है आपको। तो एक बात मुझे बताएंगे, एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर में, भाज्य बराबर में भागफल, सुनोगे, भाज्य बराबर में होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेष, रिमाइंडर। आप मुझे बताएंगे जो भाज्य है वो कितना होना चाहिए? तो 12,401 किससे भाग दे रहे हो? तो आप समझने का प्रयास करोगे, वही तो निकालना है, भाजक निकालना है। x मान लीजिए, भागफल कितना है? 76 है, तो 76 गुना x और प्लस में शेषफल कितना है? 13। ये बराबर हो जाएगा, भाज्य के बराबर हो जाएगा। आप मुझे बताने का प्रयास करोगे 76x बराबर में 13 उधर घटा देंगे तो 11 में से 3 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 12। अगर आप काटने का प्रयास करोगे 4 से तो 19 बार में, 4 से ये 4 तिया 12, 0, उसके बाद 9 चौके 36, ठीक है, 7 चौके 28, 19 से काटोगे, 19 से कहीं 19, बच रहा है 11 और 19 उसके बाद कितना हो जाएगा? 6 बार में कटेगा, 114, 5 बच रहा, 19 तिया 57। एक्स की मान आ गया 163। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बुआ? सी हो जाएगा। क्या इसमें कोई समस्या है तो बताओगे? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। लगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 16, 20 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता हो। रिमाइंडर अगर 3 बचे, रिमाइंडर कितना बचना है? तो रिमाइंडर 3 बचना है और 9, 16, 20 से विभाजित, तो 20 को पकड़िए। अगर रिमाइंडर 3 बचाना है तो ऑप्शन में हमारा 3 जोड़ कर दिया होगा, तो 3 घटाने पे किसके अंतिम में 0 आ रहा है? क्योंकि 20 उसी को डिवाइड कर पाएगा जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत में 0 हो। अगर 3 घटाते हो इसमें से तो 0 अंतिम में नहीं बन रहा है, इसमें से 3 घटाओगे 0 नहीं बन रहा है, इसमें से 3 घटाओगे 720 आ रहा है। यही हमारा आंसर है। या एलसीएम लीजिए और उसमें 3 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 720 एलसीएम आएगा, 3 जोड़ोगे 727। ये बताने का प्रयास करेंगे। बोला गया किरण की बचत और व्यय
व्यय मतलब खर्च होता है, उनकी अनुपात दिया गया 7:13 है। और उनकी मासिक आय 18,000 कितना है, 1,80,000 है। बोला गया बचत को, जो बचत आएगा उसको क्या कर रहा है, बचत को म्यूचुअल फंड और क्या है इन क्वालिटी के बीच में 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो म्यूचुअल फंड में जो दिया गया है कितनी राशि दिया गया, म्यूचुअल फंड में कितनी राशि दिया गया, आप बताने का प्रयास करोगे। सबसे पहले जो सेविंग और एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है 7:3:10, तो टोटल आया आ जाएगा। तो सॉरी 13, 7 और 13 टोटल इनकम, ये सेविंग हुआ, ये एक्सपेंडिचर हुआ, खर्च हुआ, दोनों को जोड़ोगे तो इनकम आएगा। और इनकम है कितना, तो आपका कितना है 1,80,000 है। तो बताओ सबसे पहले बचत निकालना है, क्योंकि बचत का ही म्यूचुअल फंड और इनक्वालिटी में आपको जो है इन्वेस्ट करना है। तो बताओगे 1,80,000 का बचत है 7, कितना में से 20 में से, इसको काटोगे आ जाएगा 9×9=63,000 रुपये आपका आ गया सेविंग। और इसी सेविंग का 63,000 का म्यूचुअल फंड में कितना पैसा जमा कर रहा है, 4 कर रहा है, कितना में से, तो 4×3=7 में से, इसको काटोगे तो 9,000, 9×6=36,000। तो जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा दिया जा रहा है जमा करना है वो की कितना धनराशि है बचत की, तो 36,000 है। यदि संख्या इतना इतना बोला गया है 33, x 47, 83 और 109 का माध्य दिया गया है 67 है, तो माध्य होता है योगफल बटा संख्या। तो सभी को जोड़िए कितना आ रहा है, 7, 3, 10, 3, 13, 13 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो 22 होता है, और प्लस में x, 22 का 2, बाकी हाथ में 2, 4, 3, 7, 7 और 8 15, 15 और 10 ये है 15, 10, 25, 25 और 2 27, इतना हो गया। संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड करोगे और ये हो गया 67। आप ऐसा कीजिए, तो योगफल लिए हो तो योगफल में इधर औसत कितना है 67, तो 67 में 5 से गुना कर दीजिए, तो 7×5 = 35, 6×5 = 30, 30 और 3 33। ठीक है, अब 272 घटाओगे तो x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, घटा दो बउआ, तो ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। आप बताओगे 13 में से 7 जाएगा तो 6, x की मान आ गया 63। बोला गया एक संख्या दिया गया 50, 50 दिया गया है, 64 दिया गया, 100, 26 और x का मान कितना होगा, तो x की मान 63 आ गया, तो x की जगह पे 63 रख सकते हो। सबको जोड़िए। अब अगर आप जोड़ते हैं तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अगर आप जोड़ते हो तो 4, 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 का 3, 13 का 3, बाकी हाथ में 1। अब जोड़ेंगे 5 और 6, 11, 11 और 2, 11 और 2 करोगे 13, 13 और 6, 13, 6 आपका 19, 19 और इधर बच रहा था कितना आपका 19 और 1, 20 के 0, बाकी हाथ में 2, 2, 1 और 1, 2, 2, 2, 403। और कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दोगे, 8×5 = 40, 0 और 6×5 = 30, आपका C हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा बउआ, C हो जाएगा। बताएंगे इसमें कोई समस्या है तो बताओगे। चलिए बुआ इसे बताएंगे। बोला जा रहा है S और A की वर्तमान आयु 5:4 है, ठीक है, के अनुपात में है, इसीलिए 3 साल बाद इनके आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। तो वर्ष S की वर्तमान आयु 5:4 है, S और A का 3 साल के बाद इसकी आयु हो जाता है 11:9।
अब बताओगे अंतर कितने का है, तो अंतर इधर से 5 का हो गया और इधर से 6 का। गड़बड़ बात है। एज डिफरेंस हमेशा सेम होता है। सेम करने के लिए इसकी अंतर से इसमें गुना, इसकी अंतर से इसमें गुना। तो इसका अंतर 1 है, 1 से इसमें गुना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका अंतर है आपका 2, 2 से गुना करोगे ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। रेशियो में जरूरत पड़ने पर किसी भी संख्या से गुना भाग कर सकते। इधर से अंतर 1 आया, इधर से अंतर 1 आया, और यहां से क्वेश्चन 3 वर्ष का अंतर है। 1 बराबर में 3 7, तो पूछा एस का, एस का प्रेजेंट कितना है 10, तो 10 बराबर में 30 हो जाएगा। तो एस नाम का जो व्यक्ति है उसकी वर्तमान आयु 30 साल होगा। चलेंगे बुआ, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 6 to 8 9 to 10 11 to 12 समान अध्ययन 40 अंक विकास सर पढ़ाएंगे, जो कि आपका 12 फरवरी से स्टार्ट हो गया, मात्र जो है 199 रुपया में। सुनने का प्रयास करोगे। बोला गया आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुआ। यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए तो अधिकतम अंक कितने थे? आप बताओगे इसका अधिकतम अंक कितना हो सकता है। बोला गया बउआ 78% अंक प्राप्त किए हैं, 78%। क्वेश्चन के अनुसार बोला गया 663, तो 78 यूनिट का मान हो जाएगा 663। दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। आप मुझे बताने का प्रयास करोगे, 13 से काटोगे इसको 6 बार में, 13 पचे 65, 13 इकाई, आप इसको काटोगे अगर 3 से काटोगे तो 70 तिया 51, 3 दूनी 6, तो 2% का मान 17। तो इसमें आप 50 से गुना कर दीजिएगा 2 में, तो 100% हो जाएगा। 50 से इधर भी गुना करेंगे तो 17 पचे 85, 850। तो टोटल अंक आपका हो जाएगा 850। टोटल अंक आपका हो जाएगा 850। ये बताएंगे। बोला गया ए ने एक घोड़ा 4500 में खरीदा, उसने 5% के लाभ पे बी को बेचा, बी ने 20% के लाभ पर सी को बेच दिया। बोला सी के लिए इस घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करे। बउआ बोला गया ए इसे 4500 में खरीदा और ये क्या किया, 5% के लाभ पर बी को बेच दिया। तो 5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/20, 20 में 1 अधिक करके बेचा तो 21/20 में बेच दिया है। अब बोला जा रहा है बी ने इसे 20% के लाभ पे सी को बेच दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 5 में 1 का लाभ किया तो 6/5 में बेचा है, किसके पास, सी के पास, और वही सी इसके लिए कितना में खरीदा है, तो ये सी का क्रय मूल्य हो गया। कटता है तो काट दीजिए, तो 20 पंचे 100 से 100 कट गया। अब देखोगे 45 दूनी 90, और 90 में 9 से गुना करेंगे 21, 9 दूनी 18। ठीक है, ये गलत हो गया क्या, ये हो गया, और ये 3 से गुना करोगे इसमें, क्योंकि 6 का 2 इधर ले लिए। ठीक है, या तो ऐसे करो, पहले 3 इसको दीजिए, 21 तिया 63 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 इसमें दीजिए, 45 दूनी 90। अब गुना कर सकते हो, 0 9 तिया 27 के साथ, 9 6 54, 54 और 2 हो जाएगा 56। 5670 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। सी का क्रय मूल्य होगा। आगे बढ़ते हुआ आप इसे बताने का प्रयास करेंगे। बोला गया एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए 35 पुरुष और 14 महिलाओं या 21 पुरुष 56 महिलाओं की आवश्यकता होती है। तो यदि कार्य को 35 दिनों में पूरा करने के लिए पुरुषों की संख्या 9 हो तो महिलाओं की संख्या, कुछ नहीं करना है, 35 पुरुष है और 14 महिलाएं हैं। 35 अगर मेल को लोगे और 14 वुमेन को लोगे तो इस काम को करने में 25 दिन का समय लगेगा। और इसी काम को अगर ये टोटल काम समाप्त हो, इसी काम को अगर 21 मेल और 56 वुमेन के द्वारा अगर कराते हो तो ये भी 25 दिन में पूरा होगा। तो ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क, दोनों बराबर, 25 से 25 कट जाएगा। 35 एम में से 21 एस चला जाएगा।
21 m, तो 14 m बचेगा, बराबर में 56 में से 14 चला जाएगा, तो ये आपका 42 W बचेगा। 14 तिया 42, m W को इधर लाइए W, तो ये 3/1 आ जाएगा। मतलब आदमी एक दिन में 3 काम करता था, औरत एक दिन में 1 काम। ये इफिशियंसी हो गया। टोटल वर्क निकालिए, तो टोटल वर्क निकालने के लिए m को यहां रखेंगे, 3 के 35 गुना 3, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 105 काम। W को रखेंगे तो 14 इकाई 14, और ये सब मिलकर 25 दिनों में पूरा काम को पूरा करता है। ये टोटल वर्क हो गया। और टोटल वर्क किससे करवाना है? तो सर जी 35 दिनों में करवाना है, और बोला गया पुरुषों की संख्या 19 लेना है। तो एक पुरुष 19 काम करता है, तो 3 पुरुष, तो 19 तिया 57 काम करे। तो महिला का कितना? महिला मान लो X महिला रहेगी, और ये दोनों मिलकर इसी टोटल काम को 35 दिनों में करने का प्रयास करेगी। तो आप इसको जोड़ सकते हो, इसको काटोगे 5 बार में, ये 7 बार में, इसको जोड़िएगा अगर तो 5 4 9, और ये 119, ये कट जाएगा। ये कितने बार में कटेगा? तो कितना हो जाएगा? 17 7 19 से 17 5 85, तो ये हो जाएगा 85, और इधर हो जाएगा 57 प्लस x। आप इसमें से घटाओगे 85 में से, तो 15 में से 7 जाएगा तो 8, और 6 में से 5 जाएगा तो आप 7 में से 5 जाएगा तो 2। महिला को माने थे हम x माने थे, तो जो कि x की मान आ गया। महिलाओं की संख्या 28 आ गया। महिलाओं की संख्या कितना आ गया? 28 आ गया। बहुत बेहतरीन है बुआ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहां से आपका, अब आपका मैथ समाप्त हुआ, बाकी बात जीएस चलेगा आपका। ठीक है बुआ। क्वेश्चन है 40 नंबर कि करेवा भू आकृति कहां पाई जाती है। अब करेवा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि करेवा जो करेवा शब्द है, इस करेवा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, करेवा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समझेंगे उच्च पठारी भूमि होता है। क्या होता है? तो उच्च पठारी भूमि होता है। ठीक है ना, उच्च पठारी भूमि होता है। तो करेवा भू आकृति कहां पाई जाएगी? जहां पे ऊंचा पठार होगा। तो कहां होगा ऊंचा पठार बताइए? तो यह कश्मीर हिमालय में, कश्मीर हिमालय में सबसे ज्यादा करेवा भू आकृति पाई जाती है। और करेवा का मतलब होता है
उच्च पठारी भूमि, मतलब उठा हुआ पठारी भूमि। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? पहले तो ये समझना है कि प्रायद्वीपीय नदी का मतलब क्या होता है। प्रायद्वीपीय नदी का मतलब क्या होता है? तो जो नदियां दक्षिण इलाकों में पाई जाती हैं उनको हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। ये जो नदियां होती हैं वर्षा पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि वर्षा पर क्या करती हैं, तो ये नदियां निर्भर करती हैं, वर्षा पर निर्भर करती हैं सारी प्रायद्वीपीय नदी। पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो यह कौन सी नदी होगी? तो याद रखिएगा यह कृष्णा नदी होगी। कृष्णा नदी के बारे में जानेंगे तो यह जो है महाराष्ट्र, निकलती कहां से है, इस निकलती कहां से है ये भी याद रखेंगे। निकलती कहां से है? तो निकलती है कहां से? तो महाराष्ट्र राज्य में एक जगह है, महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के समीप याद रखेंगे, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से कहां से निकलती है? तो पश्चिमी घाट से निकलती है, और पश्चिमी घाट से निकलने के बाद यह गिरती कहां है? तो याद रखेंगे यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। इधर पश्चिमी घाट इधर होता है तो पश्चिमी घाट से निकलेगी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय नदी, सबसे बड़ी नदी प्रायद्वीपीय नदी में कृष्णा नदी है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से यह नदी निकलती है। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है? तो याद रखिएगा कि यह मणिपुर में है। लोकटक झील के बारे में याद रखिएगा कि यह जो झील है उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील जो है यह उत्तर पूर्व भारत के सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे मीठे पानी की क्या है? तो याद रखिएगा झील है, सबसे मीठे पानी की झील है। कौन सी? तो लोकटक झील। इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि लोकटक झील जो है यह विश्व का, याद रखिएगा कि यह विश्व का एकमात्र तैरता झील है। एकमात्र तैरता झील है, एकमात्र तैरता झील है। लोकटक झील जो है विश्व का विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, विश्व का एकमात्र इस झील में तैरता हुआ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि तैरता हुआ एक उद्यान है, एक उद्यान है, और जिसका नाम क्या है? इसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? इसका नाम है केबुल लेमजाओ नाम है, लेमजाओ नाम है। याद रखिएगा यह केबुल लेमजाओ एक नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में जो ये झील है लोकटक झील, उसमें एक तैरता हुआ उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा जो भाखड़ा नागल बांध है वो सतलज नदी पर है। कहाँ है? सतलज नदी पर है। और याद रखिएगा कि भाखड़ा नागल बांध के बारे में थोड़ा सा, ये जो भाखड़ा नागल बांध है या भाखड़ा नागल बांध जो है वो बांध भूकंपीय, याद रखिएगा कि यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित, भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा स्थित विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा क्या है? तो गुरुत्वीय बांध है। ये भी याद आपको रखना होगा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। पॉइंट नोट करके लिखिएगा कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। सबसे ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई को देख लीजिए। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 22.5 मीटर। लेकिन एगो नोट याद रखना है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध है। और भाई मेरे भी याद रखना होगा कि ये जो ऊंचा बांध है
इसकी ऊंचाई कितना है? 261 मीटर। यानी कि टिहरी बांध के बाद दूसरा बांध होता है भाखड़ा नागल बांध, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 22.5 मीटर है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना 1 को 2 से आपको मिलाना है, ठीक है ना? तो सूचना 1 को 2 से मिलाना है तो क्या होगा देखना है। नेलोर जो है अब्रक के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। और नोआव मुंडी में लौह अयस्क से संबंधित है। काला हांडी की अगर बात करें तो यहाँ बाक्साइड ज्यादा है, और खेतड़ी की बात करें तो तांबा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। खनिज क्षेत्र और खनिज, कौन से क्षेत्र में कौन से खनिज मिलते हैं, उसका ये क्वेश्चन था। फिर आपको 45 क्वेश्चन नंबर में भी वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिला। जनजाति को मिलाना है क्षेत्र से, तो भूटिया जनजाति जो है वो सिक्किम में पाई जाती है। इसके बाद टोडा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में पाई जाती है। सेंटेनेलीज जो जनजाति है वो तमिलनाडु में, सॉरी ये जो है तमिलनाडु में नहीं, मैं फिर से बता दूं कि भूटिया जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। टोडा जनजाति जो है अंडमान निकोबार में, सेंटेनरी जनजाति जो है ये झारखंड में है, और बीरहोर जनजाति तमिलनाडु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित स्तंभों को मिलान करना है, फिर से आपको मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें, चलिए जल्दी से कमेंट में जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 दे दीजिए जल्दी से, मैं देखूं, कोशिश करूं। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर एक विशालतम झील है, सही है। ज्वार भाटा, जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार को, जल में चढ़ाव को और उतार को हम ज्वार भाटा कहते हैं, ये भी सही है। सुनामी की अगर बात करें तो तीव्र भूकंपों वाले तरंग को सुनामी कहते हैं। भैया एकदम सब लाइन बाय लाइन सीधे सीधे मैच कर गया। महासागरीय धाराएं, तो बचा है लास्ट यही, तो निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधारा को कहते हैं। मतलब ए का 1 सब सामने सामने आ गया। इसका आंसर अगर देखेंगे 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ये बहुत लाइन कॉपी में नोट कर लीजिएगा इस लाइन को, कि निम्न में से कौन सा ऐसा जगह है जहां पे खट्टे रसेदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि में। ये तो आप कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा, इस मटेरियल में कलरफुल से रंग लीजिएगा। ये लाइन आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी कृषि है जहां पे खट्टे रसेदार फलों की खेती की जाती है? तो भूमध्य सागरीय वाले इलाके में जो कृषि होती है वहां पे खट्टे रसेदार फलों की कृषि की जाती है। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है भैया जल से। जैसे भारत के अगर नक्शे पर अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि हम प्रायद्वीप का मतलब होता है जो दक्षिण का भाग है। तो दक्षिण का जो भाग है एक तरफ अरब सागर से घिरा हुआ है, एक तरफ हिंद महासागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। यानी कि पूरा का पूरा इलाका जो है पानी से घिरा होता है, तो उसी को हम प्रायद्वीपीय भूमि कहते हैं, जो सब तरफ से जलों से, 3 तरफ से जलों से घिरा हुआ होता है। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो समाहर्ता को, जो राजस्व मौर्य मंत्री परिषद में जो राजस्व इकट्ठा करते थे उनको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम समाहर्ता कहते हैं। जैसे एक बात याद रखिएगा, कभी कोषाध्यक्ष के बारे में भी पूछता है कि जो कोषाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष की कभी कभी पूछता है, तो कोषाध्यक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता है। क्या होता है? तो वह राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी, इसको हम क्या बोलते हैं? तो कोषाध्यक्ष कहते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करता है? तो भैया जो राजस्व इकट्ठा करता है उसको समाहर्ता कहा जाता है। भाई राजस्व इकट्ठा करने वाले को मौर्य काल में समाहर्ता कहा जाता था। चंद्रगुप्त के 9 रत्न में से निम्न में से कौन फलित ज्योति से संबंधित था? तो छपणक था। देखो चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे। 9 रत्न में जैसे एक महाकवि थे, पहले महाकवि की बात करें तो महाकवि थे हमारे कालिदास। कौन थे? तो कालिदास थे 9 रत्नों में से। अकबर के 9 रत्न नहीं पूछ रहा है, चंद्रगुप्त के 9 रत्न पूछ रहा है। महान चिकित्सक के बारे में पूछता है कि भैया महान चिकित्सक कौन थे? तो महान चिकित्सक के बारे में अगर पूछेगा तो याद रखना महान चिकित्सक कौन थे? तो धन्वंतरी थे। कौन थे? धन्वंतरी थे, याद रखिएगा। आपसे कभी पूछेगा तीसरा, तो तीसरा में आप याद रखना कि खगोल विज्ञानी कौन थे?
खगोल खगोल वैज्ञानिक कौन थे? खगोल वैज्ञानिक पूछेगा तीसरे नवरत्न में तीसरे खगोल वैज्ञानिक तो वराह मिहिर थे। कौन थे? तो वराह मिहिर थे। नवों को याद कर लीजिए, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। चौथा में पूछेगा कि कोशकार कौन थे? कोशकार का मतलब होता है कि डिक्शनरी, यानी कि जो कोश होता है ना, शब्दकोश, तो उसको कोशकार कहा जाता है, यानी डिक्शनरी। डिक्शनरी से संबंधित बात, शब्दों को बताने वाला, भाषा को बताने वाला। तो ये इनका नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? तो इनका नाम था अमर सिंह, नाम था इनका। अब बात करते हैं कि एक वास्तुकार हुआ करते थे। वास्तुकार हुआ करते थे, तो वास्तुकार कौन थे? तो इनका नाम था शंकु, यानी कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक वास्तुकार थे जिनका नाम था शंकु। और एक थे रत्न फलित, जो अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि रत्न फलित, तो रत्न फलित कौन थे? तो 6ठे नंबर पे आते थे रत्न फलित। इनका नाम था छपणक। अभी हम सब इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब रत्न फलित पूछा है तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और 7वां आपसे पूछता था व्याकरण के बारे में कि व्याकरण की जानकारी किनके पास अच्छा था? तो याद रखना, वर रुचि नाम था उनका। क्या नाम था? वर रुचि नाम था। आपसे 8वां पूछता कि भैया कूटनीतिज्ञ कौन थे? अच्छा, कूटनीति कौन करते थे? तो कूटनीतिज्ञ की अगर बात करें तो उनका नाम था घटकर्प। क्या नाम था? घटकर्पर नाम था उनका, घटकर्पर। और एक 9वां की अगर बात करें तो जादूगर कौन थे? तो जादूगर एक पूछा जाता है जादूगर के बारे में, तो उनका नाम था बेताल भट्ट। क्या नाम था? उनका नाम था बेताल भट्ट नाम था। तो याद रखिएगा, ये जो 9 नाम आपको हमने बताया है, ये चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ना, राउंड राउंड कर रहा है कौशल, राउंड राउंड कर रहा है, उसको ठीक करो। चलिए, यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो हम हट जाते हैं थोड़ा देर के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे। जब एक के बारे में, छपड़क के बारे में पूछा है, तो सब के बारे में। वरुचि क्या थे? बताइए। वरुचि, देखिए वरुचि का नाम यहाँ पे बताए हैं ना, तो वरुचि जो थे वो व्याकरण जानते थे। शंकु की बात करेगा तो ये शंकु कौन थे? तो वास्तुकार थे। याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 बनाइए। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबेल के एक समूह चिहालगहानी के विनाश का श्रेय दिया गया? चलिए जल्दी से बताइए, किसे दिया गया? कहता है कि निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबेलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया? तो बलबन को दिया गया। पर इसके बारे में थोड़ा सा एक बात जान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, वो क्या किया था? थोड़ा सा एक पॉइंट जान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश ने 40, याद रखिएगा कि 40 गुलाम सरदारों का एक दल गठित किया था। एक क्या किया था? दल गठित किया था। एक दल गठित किया था और जिसका नाम था चालीसा था। जिसका नाम क्या रखा था? उसका नाम रखा था चालीसा दल रखा था। अब याद रखिएगा, इसे हम तुर्कान ए चहलगामी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा कि इसे हम तुर्कान चहलगामी के नाम से भी जाना जाता था। जाना जाता था
इसके दमन का श्रेय जो है ना, इसको खत्म कौन किया था? तो इल्तुतमिश के इस चालीसा दल का खत्मा किसने किया था? तो इसे समाप्त किया था, इसे समाप्त किया था किसने? तो याद रखिएगा बलबन ने। किसने? बलबन ने। यानी कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो इल्तुतमिश था, उसमें 40 गुलाम सरदारों का एक टीम बनाया था, टोली बनाया था, जिसे हम तुर्कान चहलगामी के नाम से भी जाना जाता था। और इसको खत्म करने में, इसको विनाश करने में किसका श्रेय जाता है? तो बलबन को जाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी? तो क्वेश्चन नंबर 52 याद रखना है कि कौन सी संधि की थी। तो याद रखिएगा वो था वेसिन की संधि। कौन सी संधि किया था? तो वो था बेसिन की संधि। याद रखिएगा, तो 1801-2 में हुआ था बेसिन की संधि, इसको याद रखिएगा। तो ये डायरेक्ट याद रखिएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली ने पेशवाओं के साथ कौन सी संधि की थी, तो उसका नाम था बेसिन की संधि। ए बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए जिनका भी 1 to 5 की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उनके लिए एक बैच है, प्रचंडजीत बैच, जिसमें 5000 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट का करवाया जा रहा है। तो इसको आप ले सकते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से। किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पकड़ा और फांसी पर लटका दिया? तो कौन किया था? तो एक करने वाला था मीरान। मीरान जो था मीर जाफर का पुत्र था। मीरान कौन था? तो मीरान जो था वो मीर जाफर का क्या था? तो याद रखिएगा मीर जाफर का पुत्र था, याद रखिएगा। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को इसने फांसी पर लटका दिया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है ना। अब देखिए बीडी सावरकर के बारे में याद रखिएगा। तो बीडी सावरकर के द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद अशोक मेहता की अगर हम बात करें, तो अशोक मेहता के द्वारा एक लिखा गया 1857 द ग्रेट रिबेलियन। एस एन सेन के द्वारा लिखा गया 1857 तो हिंदी में लिखा गया है 1857। और आरसी मजूमदार के द्वारा एक लिखा गया द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट। तो ये जो पुस्तक है ना, इसको आप देखते रहिएगा, और पुस्तक किसने लिखा ये देखते रहने से ही आपको याद रहेगा। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो वह जगह आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा वह था एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई। दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखिएगा 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक बार बने 1886 में, जगह कहाँ था? तो कलकत्ता में। एक बार बने 1893 में, कहाँ की अध्यक्षता किया? तो लाहौर की अध्यक्षता किया। और एक बार बने 1906 में, कहाँ? तो कलकत्ता में। और इसी कलकत्ता में याद रखिएगा स्वराज शब्द का प्रयोग, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसी अधिवेशन में जिन्ना जो थे, इसी अधिवेशन में जिन्ना दादा भाई नौरोजी के क्या थे? तो सलाहकार थे। सचिव थे। नौरोजी के क्या थे? तो नौरोजी के सचिव थे। कौन? तो जिन्ना। याद रखिएगा, तो दादा भाई नौरोजी ने गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहां से पढ़ाई किया था? तो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई से पढ़ाई किया था। दादा भाई नौरोजी के सलाह पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना दिया गया दादा भाई नौरोजी के सलाह पर ही। निम्नलिखित को सुमिलित कर दिए गए कूटों में से एक को उत्तर चुनना है। तो याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना तो 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में हुआ था। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की पहली बैठक हुआ था ये 1928 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1925 में हुआ था। और अखिल भारतीय स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 में। भैया ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कौन सा क्या हुआ, कब हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना किस बात पर निर्भर करता है? 57 किस बात पर निर्भर करता है? चलिए तीनों चीज पर निर्भर करता है। बाहरी ताप पर, अगर बाहरी ताप ज्यादा रहेगा, वायुमंडलीय आर्द्रता पर भी निर्भर करता है, और वायु के गति पर भी निर्भर करता है। देखे होंगे गर्मी के दिन में जब घड़ा में पानी रखते होंगे तो बाहर का तापमान जितना बढ़ता है घड़ा का पानी उतना ही ठंडा होता है। हवा चलता है, ज्यादा हवा चलेगा तो भी ठंडा होगा। यानी कि मिट्टी के घड़े के पानी का ठंडा होना तीनों चीज पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। बर्नौली सिद्धांत की व्याख्या किससे संबंधित है? संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा यह ऑटोमोबाइल के कार्बोरेटर से संबंधित नहीं है। देखो ये जो बर्नौली सिद्धांत है
नहीं है पूछा था तो ऑटोमोबाइल के कार्बोरेटर से संबंधित नहीं है, बल्कि गतिशील वायुयान के ऊपर उठने, जब वायुयान ऊपर उठता है तो बर्नौली का सिद्धांत लगता है। और बॉल की स्पिन गति से, यानी कि गंदा बॉल जो है, बॉल जब हम क्रिकेटर को देखते होंगे, बॉल जो फेंकता है तो सीधे जाकर के तिरछे मुड़ता है, उसमें भी बर्नौली का सिद्धांत ही लगता है। तो किस में नहीं लगता है पूछा था तो ऑटोमोबाइल के कार्बोरेटर में नहीं लगता है। रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है किसके, तो ये तो फार्मूला है भैया। 59 में तो आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया कि रासायनिक तुल्यांक जो होता है वो किस पे निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है संयोजकता बटा में परमाणु भार। क्या होता है ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें क्या बताने हैं डायरेक्ट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सूत्र है, उत्कृष्ट गैस रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती है। चूंकि ए क्या होगा बताइए 60 का, चूंकि ये क्या होता है, चूंकि ये उच्च आयनन विभव वाले होते हैं, उच्च आयन विभव वाले होते हैं। उत्कृष्ट गैस रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, क्यों, क्योंकि उच्च आयन विभव वाले होते हैं। आयन विभव, विभव का मतलब समझ रहे हो, पोटेंशियल वाले, इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें निगेटिविटी ऋण आयन होता है, याद रखिएगा। जैसे हल ही ना करे ये वाला, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रेप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या होते हैं आपने पीरियड टेबल में पढ़ा होगा, ऐसे करके हल ही ना करे, ये 1A ग्रुप का है, ये आपका 2A का है, ऐसे करके। तो ऐसे करके जब लिस्ट पढ़ेंगे तो लास्ट में आएगा क्रेप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। आप पता होना चाहिए कि ज्यादा निगेटिविटी होता है, तो जो उत्कृष्ट गैस इसको कहते हैं। तो उत्कृष्ट गैस रासायनिक दृष्टि से क्या होता है, निष्क्रिय होता है। क्यों होता है, ये निष्क्रिय गैस की श्रेणी में रखा जाता है। जब आप केमिस्ट्री का पीरियड टेबल पढ़े होंगे, ये सारे गैस जो होते हैं वो निष्क्रिय गैस माने जाते हैं, और ये निष्क्रिय गैस इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उच्च आयन विभव वाले होते हैं, इनकी निगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियड टेबल में बढ़ेंगे तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने से निगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, याद रखिएगा इस बात को। संश्लिष्ट अपमार्जक किससे बनाए जाते हैं भैया, ये तो वन लाइनर के फॉर्म में आपको याद रखना होगा। किससे बनाए जाते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट से बनाए जाते हैं। ये वन लाइनर के फॉर्म में याद रखिएगा कि जो संश्लिष्ट अपमार्जक होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट के साथ मिलाने से बनाया जाता है। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है, तो भैया याद रखना ये चिपको आंदोलन, ये देखो एक नारा है, परिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता, यह एक प्रकार का नारा है जो कि चिपको आंदोलन में दिया गया था। अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें तो याद रखिएगा कि यह आंदोलन जो है चमोली जिले में, उत्तराखंड के, याद रखना कि यह उत्तराखंड के चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में सबसे पहले इसको चलाया गया था। और उसका डेट भी याद रख सकते हैं, 1970 में चिपको आंदोलन क्या हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, तो याद रखना कि यह है मोनोसाइट। अब इसकी बात अगर हम थोड़ा सा करें मोनोसाइट की, तो एक कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का, याद रखिएगा, एक कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का, रुधिर कणिकाओं का मात्र 2 से 10% ही होता है, यह भी याद रखना है। तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, तो मोनोसाइट को कहा जाता है सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु। हेपेटोलॉजी संबंधित किससे है, हेपेटोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं तो देखो हमने हेपेटोलॉजी के बारे में आपको बताया, तो हेपेटोलॉजी में सबसे अध्ययन करने की बात करें तो लीवर का, यकृत का अध्ययन कहलाता है क्या, तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हेपेटोलॉजी कहलाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंजियोलॉजी कहलाता है रुधिर वाला, रुधिर का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, यह कहलाता है क्या, तो एंजियोलॉजी, यह कहलाता है मेरे भैया। तो देखो ये जो लॉजी वाला है ना, इसको एकदम याद रखना होगा कि किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो एक हमने वीडियो भी बना के बहुत पहले, लगता है कि 2-3 महीना पहले, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर एक लंबा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें करीब 45 से 50 हमने ट्रिक्स के माध्यम से बताए हुए हैं, इसको भी आप देख लेंगे। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है, अब 65 का आपको जवाब देना है। याद रखिएगा एमएस धोनी,
MS धोनी का जो जर्सी है उसको क्या किया है, मतलब कपड़े को रिटायर करने का फैसला दिया है, तो याद रखिएगा MS धोनी को। हाँ, 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। विश्व रेडियोग्राफी दिवस, मार्कोनी ने रेडियो का खोज किया था, याद रखिएगा। उसका थीम आपसे पूछ रहा है क्या था, तो थीम था उसका सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। ये याद रखना, मत भूलना इसको, थीम एग्जाम में पूछता ही पूछता है। वीडियोग्राफी दिवस जो नवंबर में मनाया गया था उसका थीम था सेलिब्रेटिंग पेटेंट सेफ्टी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तिथि से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस कंफर्म है, तो याद रखना कि 28 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस। 67 याद रखेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ये लक्ष्य बैच है पीआरटी के छात्रों के लिए, जिनका साइंस कमजोर है उनके लिए ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, टेलीग्राम पे आप एप्लीकेशन पे आपको ये बैच मिल जाएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए बैच है। 18 सितंबर 2023 को संचालित जो ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? डायरेक्ट आपको 68 में याद रखना है, याद रखना ये भारतीय तटरक्षक से संबंधित है। किससे है? तो 18 दिसंबर 2023 को संचालित एक ऑपरेशन चला था जिसका नाम था सजग, तो यह किससे संबंधित था? तो भारतीय तटरक्षक से, जो भारतीय तटरक्षक बल है उससे ये संबंधित है। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? 69 भैया आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना यह जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के तहत। इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे कॉपी में, ये आपको भूलना नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको फिर से मिलान करना है, हमको लगता है पंचायती राज व्यवस्था से 24 अप्रैल को याद रखना। एक क्वेश्चन यहाँ पे याद आता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन 70 में याद रखिएगा, कहता है कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था। इसके बाद अशोक मेहता की अगर बात करें तो इन्होंने द्विस्तरीय दिया था। LM सिंघवी की बात करें तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन पद्धति के बारे में बताया। और GV के राव की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया? तो प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार किया। तो देखो ये जो नाम है और इनका जो काम है, तो इस पर आपको फोकस रखना होगा, किस व्यक्ति का काम क्या है। तो ये था आज का आपका जो 40 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला है ना, एकदम याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आया बात समझ में? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चन जो हमने इसमें बताया है करंट अफेयर वाला के साथ साथ, वो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कशन में। जय हिंद।